नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित पाठ्यक्रम के पहले टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जो कि करनी से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा करनी के विषय में। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए, यक्स का करनी पर घातांक n, ठीक है। अब इसमें से जो ये सभी लिखी हुई हैं, करनी चिन्ह, करनी घातांक, ये सब क्या होते हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करनी को हम लोग इस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसी को बोलते हैं करनी चिन्ह, ठीक है। और करनी का घातांक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए n जो लिखा हुआ है, ये करनी का घातांक बोला जाता है। केवल घातांक नहीं, करनी का घातांक n को बोला जाएगा। और x जो होगी वह करणीगत राशि होती है, करणीगत राशि x को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि n और x दोनों वेरिएबल है, यानी n की जो वैल्यू होगी वह 2 से शुरू होकर के आगे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अनंत तक हो सकती है। इसी प्रकार से x भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से लेके अनंत तक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर n की वैल्यू 2 होता है तो ये वर्गमूल बोला जाता है, और अगर n की वैल्यू 3 हो जाता है तो ये घनमूल बोला जाता है, और अगर n की वैल्यू 4 होगा तो चतुर्थ मूल, 5 होगा तो पंचम मूल बोला जाता है। और इसी प्रकार से x की वैल्यू वेरिएबल कुछ भी हो सकती है। और एक और टॉपिक मैं बता दूं कि अगर करनी में अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, n की वैल्यू नहीं दी गई है और करनी के अंदर कोई राशि लिखी गई है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 माना जाता है, यानी ये वर्गमूल माना जाता है। यानी अगर यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्गमूल बोला जा रहा है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ है, जैसे इस केस में 2 नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको वर्गमूल ही मानेंगे। लेकिन वर्गमूल के आगे अगर घनमूल या फिर चतुर्थ मूल अगर बताना होगा तो वहाँ पर वो संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब चतुर्थ मूल। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ वर्गमूल होगा, और इसके आगे घनमूल या फिर चतुर्थ मूल के लिए आपको यहाँ पर संख्याएं लिखी होती हैं, यानी n की वैल्यू दी गई रहती है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है कि करनी को घातांक रूप में या घातांक रूप को करनी में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 और यहाँ पर वर्गमूल, यानी कि n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 है। अब इसको आप घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो 6 होता है इसको हम लोग उतार लेते हैं, और यहाँ पर जो n होता है वो यहाँ पर 1/2 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 5 होता, ठीक है, तो सबसे पहले 7 उतार लेंगे और इसके ऊपर घात जो यहाँ पर n की वैल्यू 5 दी गई है वह 1/2 में करके 5 लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो ठीक है, सबसे पहले अंदर वाली जो करनी के अंदर वाली संख्या है उसको उतारेंगे और उसके ऊपर घात हम लोग लगा देते हैं, 1/2 करके n की वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि 1/4। तो इसका आप अगर जनरल रूप देखें तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो, x हो, और यहाँ पर कोई भी मूल हो, वर्गमूल, घनमूल या फिर कुछ भी, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, कुछ भी हो, यानी n की वैल्यू वेरी करेगा 1 2 3। तो इसका जनरल रूप ये हो जाएगा कि हम लोग x पहले लिखेंगे, यानी कि करनी के अंदर वाली संख्या लिखेंगे, और उसके ऊपर हम लोग घात क्या लगाते हैं, 1/n। ये होता है जनरल फॉर्म करनी से घात के रूप में परिवर्तित करने के लिए। समझते हैं कि आपकी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर आप एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन करणी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे घनमूल लिखा गया है 4, यहाँ पे घनमूल 27, यहाँ पे पंचम मूल 32 और यहाँ पे वर्गमूल 9/4। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये सभी करनी के ही फॉर्म है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें उत्तर एक ही सही है और 3 जो ऑप्शन है वो गलत है। दोस्तों, करनी को सबसे पहले समझते हैं कि करनी किसे कहते हैं। तो जब भी कोई वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पर देखिए, जब भी कोई वैल्यू यहाँ पर दी गई है x और इसका nवां मूल पूछा जा रहा है, और अगर इसका जो मान होगा, यानी इसको जो हल करेंगे, और अगर जो मान आएगा, अगर वह प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राकृतिक संख्या, या अगर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर एक वर्गमूल है जिसका जनरल फॉर्म मैंने लिखा है। अगर इसको हल करने पर प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो इसे हम लोग करनी नहीं बोलेंगे। करनी होने के लिए ये बाध्यता होना चाहिए कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राकृतिक संख्या या फिर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको ज्ञात होगा कि गिनती की जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, वो प्राकृतिक संख्याएं बोली जाती हैं।
और परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में हम लोग लिख सकें जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो p बाई क्यू के रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि इसको हल करने पर हमको 1 2 3 से अनंत तक की संख्याएं नहीं मिलनी चाहिए और p बटे क्यू के रूप में हम उसको ना लिख पा रहे हो, तब वो संख्या कर्णिक संख्या कहलाएगी। अब इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, जब आप 4 का घनमूल निकालेंगे तो वह जो भी प्राप्त होगा वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, यानी कि 1 2 3 में से 4 में से कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसकी वजह से ये ऑप्शन कर्णिक का सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ये घनमूल है 27 का, इसका जब आप मान निकालेंगे तो ये 3 आएगा और 3 एक प्राकृतिक संख्या होती है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है और कर्णिक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आप देखिए 32 का पंचम मूल है, इसका मान 2 आएगा, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है तो ये भी कर्णिक नहीं होगी। और अंतिम जो पूछा गया था 9 बटे 4 का वर्गमूल, जब इसका आप मान निकालेंगे तो 3 बटे 2 आएगा। 3 बटे 2 जो आएगा वह एक परिमेय संख्या है, जिसकी वजह से यह भी कर्णिक का मान नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ऐसी कर्णिक जिसको हल करने पर कोई प्राकृतिक संख्या या फिर परिमेय संख्या प्राप्त होती है उसको कर्णिक नहीं बोला जाता है। कर्णिक सिर्फ उसी को बोला जाएगा जिसको हल करने पर प्राकृतिक संख्या या फिर परिमेय संख्या ना प्राप्त हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगी, जिसकी वजह से यह कर्णिक सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न को हल करने के लिए कुछ आपको घातांक के नियम को जानना अनिवार्य है। पहला नियम ये कहता है कि अगर आधार समान हो, यहाँ पर देखिए दोनों में आधार a है, पर घात अगर आधार समान है और 2 घातों का गुणनफल हो, यहाँ पर देखिए आधार समान है और 2 घातों का आपस में गुणनफल है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो दोनों जो घात होंगे वह उसी आधार पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम ये कहता है कि अगर आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, डिवाइड हो, तो जो घात होते हैं वह आपस में घट जाते हैं, ठीक है। अगला नियम ये कहता है कि a पर घात m पर टोटल पर घात अगर n हो तो दोनों घात का गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखिए a पर घात m गुणे n हो जाएगा। अगला नियम ये कहता है कि a बटे b पर घात पूरे यानी परिमेय संख्या पर घात हो तो अंश पर भी वही घात चढ़ जाएगा और हर पर भी वही घात चढ़ जाता है। और अंतिम नियम ये कहता है कि a पर घात 0 हो, यानी कि किसी भी संख्या पर घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। जिस तरीके से घातांक के नियम होते हैं उसी प्रकार कर्णिक के भी कुछ नियम होते हैं जिन पर आधारित आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कुल 5 नियम है, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए कर्णी में इसका nवां मूल है और a है और उसके ऊपर जो nवां मूल है जो यहाँ पर n होगा वहीं ऊपर घातांक होगा, तो इसका मान सदैव a आएगा। अब ये कैसे आता है चलिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग a पर घात nवां मूल को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे n लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल का घात क्या है, n है। अब देखिए घातांक के नियम से जब घात के ऊपर घात होता है तो ये दोनों घात का गुणा हो जाता है, इस वजह से n से n कट जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखिए ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी कर्णी में nवां मूल हो और 2 वेरिएबल का गुणा हो या फिर किसी संख्या का गुणा हो a और b का, तो दोनों संख्या अलग अलग उसी nवां मूल के गुणनफल के बराबर होते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर 2 संख्याओं का भाग हो और उनका nवां मूल निकाला गया हो तो उनका अलग अलग वितरण हो जाता है, यानी कि nवां मूल का a हो जाएगा बटे nवां मूल b का भी हो जाएगा। चौथा नियम ये कहता है कि किसी संख्या का जो nवां मूल पर घात अगर m हो तो इसको हम लोग a पर घात m बटे n लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग मूल को कैसे लिख सकते हैं, a पर घात 1/n और इसके ऊपर है टोटल पर घात m है। अब देखिए जब घात होता है तो ऊपर गुणा हो जाता है तो m बटे n यहाँ पर आ जाएगा और यहीं आपको सेम प्राप्त हो जाएगा। अगला नियम ये कहता है कि किसी संख्या का nवां मूल्य और पूरे टोटल का mवां मूल्य जो होगा वह उसी संख्या का mवां मूल और उस पूरे का nवां मूल के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर m है और यहाँ पर अंदर m है और यहाँ पर अंदर n था तो यहाँ पर बाहर m हो गया, n हो गया है। अब दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैं चल रहा हूँ और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पर घात 1/n और फिर इसका घात मूल क्या था, m था, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पर घात पहले था 1/n और इसके ऊपर टोटल पर घात क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अब देखिए जब घात होते हैं तो आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a पर घात 1/m इंटू n। अब देखिए a पर घात 1/m इंटू n जो है, इसमें अगर हम लोग पहले a पर घात 1/m ले लें तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट
a और इस पर जो मूल हो जाएगा m हो जाएगा, और उसके बाद से 1/n अभी घात बचा हुआ है, तो उसका जब हम लोग अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू सेम आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ये नियम भी प्रूफ हो रहा है। प्रश्न पूछा कैसे जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए 243 पर घात 3/5 का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 243 पर घात 1/5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 1/5 जो होगा इसको हम लोग पांचवा मूल लिख सकते हैं 243 का, इसको पांचवा मूल लिख सकते हैं, और इस पूरे पर यहाँ पर घात है आपका 3, ठीक है। अब देखिए 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पर घात 5, और यहाँ पर पांचवा घनमूल है और इस पर पूरे पर घात 3 है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने नियम बताया था कि यहाँ पर अगर मूल समान हो, यानी कि n की वैल्यू समान हो और उसके ऊपर घात भी समान हो, तो यहाँ पर जो a होती है वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 पर घात 3। ये 3 कहाँ से आए, ये वाला घात है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, यही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 पर घात 5 गुणे 9 स्क्वायर बराबर 3 पर घात n गुणे 3 अंडर रूट 3 हो तो n का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर n लिखा है, इसी n का मान पूछा जा रहा है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों पक्ष में आधार हम लोग बराबर कर देंगे। जब आधार बराबर होगा तो उसका घात भी बराबर होता है, ये नियम आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से हम दोनों पक्षों में आधार बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 पर घात 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात पहले से 5 है और ये अंडर रूट का मतलब यहाँ पर 2 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/2, और गुणे यहाँ पर देखिए 3 पर, इसको हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 2 और पहले से ऊपर घात 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 पर घात n गुणे यहाँ पर देखिए 3 गुणे अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 1/2। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर घात 5/2 और गुणे ये हो जाएगा, घात में घात का गुणा हो जाता है, यानी 3 पर घात 4। अब हो जाएगा 3 पर घात n गुणे यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात 1 है, और जब गुणा होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 1 + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 पर घात 3/2। अब देखिए दोनों आधार समान है, यानी घात जुड़ जाएंगे, तो 3 पर घात 5/2 धन 4 बराबर 3 पर घात n + 3/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ आधार समान है, तो यानी कि घात भी बराबर होगा, और इस घात को बराबर करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू जो है वह 5 प्राप्त हो जाएगी। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 2 का वर्गमूल, फिर 4 का घनमूल और 6 का चतुर्थ मूल को आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पर देखिए इन सबके जो मूल निकालने हैं वह बराबर नहीं है, यानी कि n की वैल्यू बराबर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। और अगर यहाँ पर n की वैल्यू सेम रहती, यानी कि 2 रहता, यानी कि केवल वर्गमूल रहता, तो हम लोग सिंपली इसको देख करके संख्या बता सकते थे कि कौन सा बढ़ते क्रम में होगा। सबसे छोटा ये होता, अगर तीनों में वर्गमूल होता, यहाँ पर तीनों में 2-2 होता, तो इसको हम देखते ही बता देते कि ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू सेम नहीं होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, और इसको सबसे पहले हमको ये करना होगा कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वह सब में बराबर करना होगा। अब बराबर करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखिए ये 4 का घनमूल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पर घात 1/3। और यहाँ पर देखिए 6 का चतुर्थ मूल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 पर घात 1/4। अब देखिए जो n की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे तो 4 है। तो n की वैल्यू का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2, 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये नीचे वाली जो संख्या है इसको 12 करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या 12 करेंगे। 12 क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे n की वैल्यू सब जगह 12 हो जाए और बराबर हो जाए। अब देखिए बराबर हम लोग कैसे करेंगे, नीचे हम लोग को 12 लाना है, यानी कि 6 से अगर हम लोग गुणा कर दें तो नीचे भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग किसी घात पर सेम संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस घात के अंश और हर में हम लोग 6 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6/12, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 पर घात 6 और यहाँ पर लिख सकते हैं 12, और इसका मान हो जाएगा 2 पर घात ये 12वां मूल, और इसका मान हो जाएगा 64, ठीक है।
अब देखिए इसी तरीके से जब हम लोग इसको करेंगे तो इसको हम लोग नीचे 12 लाना है, यानी कि 4 से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 पर घात 4/12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ये 12वां मूल, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 पर घात 4, और इसका मान आपको प्राप्त होगा 256। ठीक है, और इसको देखिए नीचे 12 करना है तो यानी 3 से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 पर घात 3/12 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 6 पर घात 3, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 और ये हो जाएगा 216। अब देखिए यहाँ पर तीनों को जब आप देखेंगे तो तीनों में n की वैल्यू सेम है, 12 12 12। अब इसको हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा होगा कौन सबसे बड़ा होगा। प्रश्न में आपसे आरोही क्रम में पूछ रहा था, तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, अंडर रूट 64 वाला सबसे छोटा है। उसके बाद से इससे बड़ा कौन सा है, अंडर रूट 12 216, और उससे बड़ा कौन सा है, अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 12 और 256। अब देखिए ये संख्या किसको डिनोट कर रही थी, ये पहली वाली जो संख्या है ये अंडर रूट 2 को डिनोट कर रही थी। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 216 तीसरा वाला था, यानी कि अंडर रूट यहाँ पर 4 और ये 6, और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये बचा आपका ये वाला अंडर रूट यहाँ पर 3 और ये 4। ये जो सीरीज हमको प्राप्त होगा ये बढ़ते क्रम में प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 0.00032 पर घात 0.6 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00032 और घात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/10। यहाँ पर भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2 पर घात 5 लिख सकते हैं, गुणे टोटल पर घात कितना आपको दिया गया 6/10। अब देखिए जब घात और घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है, यानी 0.2 पर घात इसका जब गुणा होगा तो 5 छक्का 30 और बट्टे कितना हो जाएगा 10, इससे ये कट जाएगा, यानी 0.2 पर घात 3, और इसका मान क्या होगा आपका 0.2 पर घात क्यूब, इसका मान हो जाएगा आपका 0.008। ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए x पर घात a बटे x पर घात b पर होल घात a प्लस b। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली जानते हैं कि घात का घात में गुणा हो जाता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पर घात a स्क्वायर प्लस ab। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा x पर घात ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x पर घात b स्क्वायर प्लस bc अपॉन x पर घात bc प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x पर घात c स्क्वायर प्लस ac, और नीचे हो जाएगा x पर घात ac प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जैसे घात में प्लस होता है तो वो क्या होते हैं, दोनों आधार बराबर होकर के आपस में गुणा हो जाता है, ये नियम आपने पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया, और इसी प्रकार से इसको आप देखेंगे तो x पर घात b स्क्वायर और इंटू x पर घात bc हो जाएगा अपॉन x पर घात bc इंटू x पर घात c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरीके से आप तीसरे टर्म को भी लिखेंगे। देखिए उसके बाद से आप देखेंगे कि ये टर्म सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है सब में, तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार से ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए x पर घात a स्क्वायर है, ये कटेगा इससे x पर घात a स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए x पर घात ये b स्क्वायर था तो ये कटेगा इससे, और ये देखिए c स्क्वायर वाला इससे कटेगा, सभी टर्म कट जाएंगे और आपको उत्तर 1 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और 4th सेमेस्टर के गणित के अगले चैप्टर को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।